हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो शाम में वीडियो देख रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 550 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, 551 से हमें देखना है, तो आइए उसे हम शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी जितने भी आपके दोस्त हों उन तक मेरा वीडियो पहुँचे और वो भी हमसे जुड़ सके। ठीक, आप ही लोग इसके माध्यम हैं, बस आप लोग शेयर करिएगा तभी कोई जानेंगे। ठीक, आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए वीडियो, आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक, जितने भी आपके फ्रेंड ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल वगैरह जो भी है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक, और अगर आप वॉल्यूम 2 का डिस्कशन देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम 2 के टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन हम किए हुए हैं। ठीक, जो 105 वीडियो में डला हुआ है उसे जाकर देखिए, उसमें ग्रुप डी का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर जेईई का, फिर आरपीएफ एसआई का टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है। सबको हम लोग 2700 प्लस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन करके सोल्यूशन किए हैं। ठीक, इसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, वॉल्यूम 1 का भी, जिसमें 550 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट, सभी क्वेश्चन का हल डला हुआ है, तो उसको जाकर वहां से देखिए। आइए हम लोग 551 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए 551 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक, किसी दर से निवेश किया जाता है। अब कह रहे हैं कि यदि यह दर 10% अधिक दर पर निवेश किया गया था, अगर मान लीजिए कि वो 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। देखिए, तो बोल रहा है ना कि निवेश की गई राशि क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए निवेश तो किया जाता है, लेकिन ये बोला है कि पहले वाला रेट हमें नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि अगर 10% अधिक निवेश करते, देखिए कभी भी अगर हम 10% अधिक दर से निवेश कर रहे हैं तो 5 वर्ष में हमें कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलना चाहिए? 50% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, ये नहीं मिलेगा? 10% के दर से अधिक मिल रहा है, हर साल में 10% अधिक, यानी 5 साल में 50% अधिक मिलेगा। और इसी 50% अधिक का वैल्यू दिया है 2000 रुपये। ठीक, कितना रुपए दिया है कि 2000 अधिक मिल रहा है। तो मूलधन आपको बताए थे कि हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू देखिए, ये 2 गुना हुआ तो इधर भी 2 गुना कर लेंगे, यानी कि 4000 रुपया जो है मूलधन हो गया। अर्थात जो जमा की गई राशि थी वो कितनी थी? 4000 रुपया होती, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, किसी भी फॉर्मूला का इसमें जरूरत है ही नहीं। 5% की दर से 5 साल में 10% की दर से 50% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, और उसी 50% का वैल्यू 2000 रुपया है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4000, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 52 नंबर बोला है कि 240 वस्तु का क्रय मूल्य 160 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ था। 240 वस्तु का क्रय मूल्य सीपी बराबर है 160 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बोला है ना कि लाभ या हानि परसेंट निकालना है कि क्या होगा, बराबर है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, इसको कटा लीजिए। 8 तिरिके 24 और 8 दूना 16 हो जा रहा है, अर्थात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना निकल जा रहा है? यहाँ से रेशियो निकल जा रहा है 2/3। ये विक्रय मूल्य को नीचे लिया है, क्रय मूल्य को इधर, तो ये 2/3 हो जा रहा है, अर्थात क्रय मूल्य 2 है और विक्रय मूल्य कितना है? 3 है। तो 1 का लाभ हो रहा है, और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य यानी 2 पर निकलेगा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे, यानी 50% का यहां से लाभ होगा, 50% लाभ होगा। यानी ऑप्शन मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? यहां से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। 240 वस्तु का क्रय मूल्य 160 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, रेशियो निकाल ले 2:3, तो 1 का लाभ हो रहा है, 2 पे कितना होगा? 50% हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहां से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप पैसेंस से सभी क्वेश्चन को देखिए। टोटल क्वेश्चन हम लोग 30 क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो 63 कम हो जाता है, तो संख्या निकालना। क्या बताए थे आपको कि ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करेंगे, जैसे 83 है, 92 है, 29 है, और यहाँ कितना है? 38 है। अब बोला है ना कि जब अंक पलट रहे हैं, तो जब अंक पलटेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 38 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 29 बन जाएगा। ये हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा 83। ये दोनों तो होगा नहीं, पहले ही हट गया।
बोला है कि अंक पलटने से जो संख्या बनती है ना पहले वाले से कम है और ये दोनों अधिक हो गया, इसका मतलब आंसर इसी दोनों में से होगा। कितना कम हो जा रहा है? तो 63 कम हो जा रहा है। अब घटा कर देखिए, जहां 63 आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ ये भी नहीं होगा, एक कम आ जा रहा है, ठीक, ये नहीं आ जा रहा है कितना, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4, 45 आ जा रहा है, नहीं होगा। अब इसको घटा कर देखिए, 12 में से 9 गया 3 और यही हो जा रहा है 63। अब जब ये सब नहीं हुआ तो एक ही बचा, ऑप्शन 63 हो जा रहा है, अर्थात 92 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हमें ये पूछा जाए कि 2 अंकों की संख्या क्या होगी, ऑप्शन से बनाएंगे। पहला चीज सब में मिल जा रहा है, 8 3 11, 9 2 11, ये भी 11, सबका अंकों का योग 11 मिल रहा है। तो दूसरी कंसेप्ट से बोला है कि जब अंक बदल रहे हैं तो ये 63 कम हो जा रहा है। तो ये अंक बदले तो 38 हो गया, 29 हो गया, ये सब 92 83, तो ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है। इसी दोनों में कमी हो रहा है, तो इसमें 45 कमी, ये भी नहीं होगा, यहाँ 63 कमी, यही आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऑप्शन से बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा। ठीक, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 54 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 54 भी इजी है। 554 कह रहा है कि M614 अगर 11 से डिविजिबल है। अब 11 से आपको क्या बताए थे, विभाजता का रूल, अल्टरनेट अंक को जोड़ दीजिए, अल्टरनेट अंक को जोड़ लेंगे। ये नीचे M+1 आ जा रहा है और ऊपर 6 4 10 आ जा रहा है, तो ये दोनों बराबर होता है। दोनों का अंकों का अंतर, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 होता है या 11 होता है। तो यहाँ हम 0 कर लेते हैं, यानी कि दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से M बराबर क्या निकल जाएगा, इधर जाके घट जाएगा 9, आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। बात क्लियर। M बराबर 9 यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अल्टरनेट अंक M+1 और इधर 6 4 10 यानी M+1 बराबर 10 हो जाएगा, या फिर आप इसको अंतर बराबर 0 करिए, बात वही चीज हुआ। तो M का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि M मीटर लंबाई की 6 फीट और उसकी फरसाई 3 फीट है। देखिए एक लंबाई है, एक लंबा कोई है 6 फीट और उसका जो फरछाई दे रहा है ना 3 फीट, ये 6 फीट है और इसका फरछाई कितना है, 3 फीट है। ठीक, ये बात हमें बोला हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि उसके बाद उसने मापा कि स्कूल के इमारत की फरछाई की लंबाई 42 है। देखिए एक स्कूल का इमारत है, इसकी फरछाई की लंबाई कितना है, 42 है, ये 42 फीट है, 42 फीट है। तो कह रहा है कि स्कूल की इमारत की लंबाई, ये पूछ रहा है ना कि ये लंबाई कितना है, ये इसका फरछाई नापा हुआ है, ये इमारत, ये इसकी लंबाई पूछ रहा है क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये 3 का तुलना, फरछाई की तुलना फरछाई से कर रहे हैं। तो देखिए 3 का कितना गुना है, एक 14 या 42 ना, ये 14 गुना है, इसका मतलब इसको भी 14 गुना कर लेंगे तो ये 14 छक्के कितना हो जाएगा, 14 छक 84 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो लंबाई है ना 84 फीट है। स्कूल की इमारत की लंबाई कितना हो जाएगा, 84 फीट, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 3 फीट है फरछाई, तो 3 फीट की तुलना 42 से कर रहे हैं, फरछाई की फरछाई से, तो इसका 14 गुना है तो ये भी 14 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 14 छक्के 84 फीट हो जाएगा। बहुत आसान के सिंपल आंसर हो जाएगा आपका 84 फीट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 56 नंबर। बात एक क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फरछाई 3 42 तो 14 गुना है, ये भी 14 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी फरछाई वाला रहे ना तो सिंपली ऐसे ही देख लेंगे कि कितना गुना बढ़ रहा है, वो भी उतना ही गुना हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सेम समय की बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अगला। ये बोला है ना कि जो डाटा दिया ना इसमें पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक तो आपको पता ही होगा, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वो बहुलक कहलाएगा। तो देख लीजिए डाटा में कौन सबसे ज्यादा बार आया है, 32 33 तो बहुत कम बार आया, 2 बार आया है। 35 देखिए तो 1 बार 2 बार 3 बार, सबसे ज्यादा बार 35 आया है, 35 3 टाइम्स आया है। तो यही हम लोग का बहुलक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। 35 देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा बार आया है, जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है वही बहुलक कहलाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित किया। यदि 10% का छूट देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आपको कल भी बताए थे कि फिक्स प्राइस पर छूट, ये चीज़ हमेशा आता है बराबर क्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य पर लाभ, ये दोनों बराबर होता है। इससे बहुत, इस कंसेप्ट से बहुत क्वेश्चन बनता है। फिक्स प्राइस कितना है देखिए
1280 है फिक्स प्राइस, इस पे कितना छूट मिल रहा है, 10% छूट, तो 10% छूट मतलब 90 हो जाएगा। और क्रैमुल हमें नहीं पता है, और इस पे लाभ कितना हो रहा है, 20% लाभ यानी 120 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, सिंपल बात क्लियर हुआ यहाँ से। फिक्स प्राइस 1280, छूट 10% यानी 90 हो जाएगा। क्रैमुल पता नहीं है, 20% लाभ मतलब 120 हो जाएगा। तो देखिए कटा दीजिए यहाँ से, ये कटा लेते हैं, 3 चौके 12 और 3 तरीके 9 हो जा रहा है। इस 4 से कटा देंगे तो 4 3 12, 4 दूना 8, 0 हो जाएगा। 32 चौके 128, अब 3 से गुणा कर लीजिए, 0, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, यानी कि 960 रुपये क्रैमुल हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे बहुत कंसेप्ट से बहुत क्वेश्चन बनता है। ये फिक्स प्राइस पर छूट करेंगे तो ये एसपी हो जाएगा, ये क्रैमुल पर छूट करेंगे ये भी एसपी हो जाएगा, अर्थात दोनों यहाँ भी क्रैमुल बराबर हो जाता है। और इस कंसेप्ट से हम लोग का इस तरह का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया है कि त्रिभुज के 2 शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगता है। इसका मतलब देखिए, इसको कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, ये व्यास मतलब जो सबसे बड़ा जीवा होता है उसी को व्यास बोलते हैं। तो ये बोला है ना कि एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है जिसका 2 शीर्ष जो है ना इसके व्यास पे है, 2 शीर्ष क्या है, इस व्यास पे है। ऐसे एक त्रिभुज बनेगा, ठीक, ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लिए, ठीक, यानी त्रिभुज बनेगा कि 2 शीर्ष क्या है, इसके व्यास पे है, ठीक। ऐसा एक हम समबाहु त्रिभुज बना लिए। अब समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर, ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर, ऐसा ही कंस्ट्रक्शन बनेगा, ठीक। तो अब कह रहा है हमें बनाया गया है, तो यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है 64 पाई दिया हुआ है, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर 64, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जब आर बराबर यानी त्रिज्या जब 8 हुआ तो ये व्यास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। व्यास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमें पूछा है कि तो त्रिभुज की भुजा, अब देखिए यही में इसकी भुजा हो गया है, हर जगह बराबर होगी, इसका मतलब भुजा ही क्या हो जा रहा है, ये सर्कल का व्यास हो जा रहा है। इसका मतलब ये भुजा कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत सिंपल तरीका से हम लोग को देखे, फिर से एक बार समझ लीजिए। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई, तो रेडियस निकाल लिए कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर। तो जब इसके व्यास पे इसका भुजा टिका हुआ है, तो जितना भुजा होगा ना, जितना सर्कल का व्यास होगा उतना ही भुजा की लंबाई हो जाएगा। तो सर्कल का त्रिज्या 8 है तो व्यास 16 हो जाएगा, और यही भुजा की लंबाई हो जाएगा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, अर्थात हम लोग का 16 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। 59 नंबर देखिए, 59 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 59 बोला है कि 5 मीटर तथा 10 मीटर के 2 खंबे जमीन पर सीधे खड़े हुए हैं। 2 खंबे हैं, एक 5 मीटर का है और एक 10 मीटर का है, ठीक। देखिए ये मान लीजिए 5 मीटर का है और एक 10 मीटर का है। 2 खंबे खड़े हुए हैं, 5 मीटर और ये हो गया 10 मीटर, ठीक। अब यहाँ से क्या कह रहा है, उनके पायों के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी दिया है ना 12 फीट दिया हुआ है, यहाँ से कितना दिया है, 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा है कि उनके शीर्ष के बीच की दूरी निकालना है। ये जो शीर्ष के बीच की दूरी है ना, यही हमें निकालना है कि ये दूरी कितना होगा। बहुत सिंपल है, इसको मिला देते हैं। देखिए इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, तो ये अगर 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा, ठीक। क्लियर, ये 10 मीटर है, इधर 5 मीटर है, अर्थात यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 12 ये 5 हो गया, तो ये शीर्ष के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट आपको पता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट ये होता है, आपको पता है 3 4 5 भी होता है, 3 4 5 भी होता है। तो जो जहाँ जैसा यूज लगता है हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक। अगर ऐसे नहीं पता तो 12 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, 144 25 169 उसका वर्गमूल कर लिए 13 हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के किनारों वाले घनों को पिघलाने से घन की भुजा कितनी होगी। देखिए जैसे ये, इसका कहने का मतलब ये है ना कि 6
6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आकार का घन है, उसे पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो उस बड़े घन की भुजा की लंबाई पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए, जब भी हम घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बना रहे हैं, इसका मतलब इन तीनों का आयतन मिलाकर बड़ा वाला के आयतन के बराबर होगा। तो घन का आयतन भुजा क्यू हो जाता है, ये 6 क्यू प्लस 8 क्यू प्लस 10 क्यू, और इन तीनों का आयतन एक बड़ा वाले घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ भुजा क्यू कर देते हैं, ए क्यू कर लेते हैं, ठीक। ये तीनों को पिघलाकर हम बनाए हैं, तो एक बड़े वाले घन की भुजा क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सिंपल हो गया, ये 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। इन सबको जोड़ लीजिए और यही क्या हो जाएगा, ए क्यू के बराबर हो जाएगा, अर्थात ए इजकल टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट में आ जाएगा। ये तीनों का योगफल किस में आ जाएगा, क्यूब रूट में आ जाएगा। तो ये देखिए 6 2 8 हो जा रहा है और यहाँ से 1 1 2 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा, यानी 1728। अब देखिए 1728 आपको अगर पता रहेगा ना तो तुरंत लिख दीजिएगा कि ये 12 का क्यूब रूट है, अर्थात 12 सेंटीमीटर बड़े घन की भुजा की लंबाई हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। 6 8 10 तीनों को पिघलाए तो तीनों का आयतन भुजा क्यू और बड़े घन के भुजा के बराबर हो जाएगा, कि इसके भी किसके बराबर, क्या आयतन के बराबर। तो इसका भुजा ए माने तो ए क्यू के बराबर हो जाएगा, अर्थात ए का वैल्यू हो जाएगा क्यूब रूट इन सब के योगफल का योग, यानी 1728। 17 से 28 किसका घनमूल है, 12 का घन है ये, इसका मतलब इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा 61। देखिए 61 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको जोड़ करके फिर भाग दे देना है। देखिए 3/2 प्लस 5/3, इसको जोड़ देना है, भागे 3/2 प्लस 2/3। तो ये बहुत सिंपल है, इसको जोड़ दीजिए, 6 एलसीएम हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 यानी 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 मतलब 5 दूना 10 यानी 19/6 हो जाएगा गुणे। अब ये 3 दूना 6 ऊपर चल जाएगा एलसीएम यानी 6 और बट्टा नीचे क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6 यानी 3 तरीके 9 प्लस 3 दूना 6 2 दूनी के 4 9 4 13 हो जाएगा, 6 से 6 खत्म, यानी 19/13 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, जोड़ करके भाग दे देना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कुछ भिन्न दिया हुआ है और बोल रहा है उसे आरोही क्रम में सजाना है, तो कौन सही है यही हमें पूछ रहा है। देखिए एक बार हम भिन्न को लिख देते हैं, ये 12/43 है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार देखे हुए हैं, 32/67 एक ही कंसेप्ट से हम लोग देखे हैं, 45/81 और ये है 22/55, ठीक। और ये बोला है ना कि इसे आरोही क्रम में सजाना है, तो कौन सही है, क्या बताए थे आपको, सबके अंश में एक एक जीरो लगा देंगे और इन्हें भाग देकर इनका केवल इंटीजर पार्ट लेना है कि इंटीजर क्या आ रहा है, दशमलव में नहीं जाना है। जैसे यहाँ भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 ज़्यादा हो जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो 6 5 30, यहाँ 7 5 35, 3 6 5 5 से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब 4 आएगा, केवल इंटीजर पार्ट लेना है, सबको नहीं भाग दे करके। यहाँ भाग देंगे 8 5 40, 8 6 48 ज़्यादा हो जाएगा यानी कि 5 आ जाएगा, और इसको भाग दे रहे हैं आप तो 5 चौके 20 5, देखिए ये 4 4 दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब ये हुआ ये तो एकदम 4 के बराबर आ गया और ये 4 से क्या है अधिक है, तो पहले ये होगा तब ये होगा, आरोही क्रम में लिखना होगा। तो देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, 5 चौके 20 5 चौके 20 2 22 यानी कि ये एकदम एग्जैक्ट 4 के बराबर आ गया और ये 4 से बड़ा आ रहा है, कुछ इसमें बच जा रहा है, इसका मतलब ये बाद में होगा, उससे बाद में होगा। क्लियर हो गया, यहाँ कुछ है ही नहीं। सबसे छोटा 2 है, आरोही क्रम में सजाना है, तो सबसे छोटा 2 का भिन्न क्या था 12/43। इसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, कौन जो बराबर है पूरा, तो इसका मतलब 22/55 आ जाएगा। इसके बाद ये 4 से थोड़ा बड़ा है तो ये आएगा कितना 32/67, ये 5 है तो ये सबसे बड़ा 45/81। सबका जीरो इसलिए छोड़ दें कि जीरो हम अपने मन से लगाए थे तुलना करने के लिए, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, अगर इस तरह से बनाते हैं तो, और भाग देकर बनाइएगा, और दूसरा तरीका एलसीएम वगैरह अपनाइएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, बस जीरो लगा के हम लोग देख लेंगे कि कौन सा जो इंटीजर पार्ट बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा आएगा छोटा आ जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है, इस तरह से आप टोटल क्वेश्चन बनाइए, सब बन जाएगा, ठीक। बड़ा छोटा कौन चौथे नंबर पे होगा, तीसरा नंबर पे, इस तरह से सब बन जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 63 नंबर, कह रहा है कि एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है, 4 साल बाद उनकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी। देखिए बहुत सिंपल है,
24 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये x है तो ये इसका बेटा x है तो ये x प्लस 24 है, इसी से हम बना ले रहे हैं सिंपल से। अब बोला है कि 4 साल बाद यानी x प्लस 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x प्लस 24 4 28 हो जाएगा। ठीक, तो 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे से दोगुनी हो जा रही है, इससे ये कितना हो जा रहा है, दोगुनी हो जा रहा है। कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ से अभी अगर x था बेटा तो ये कितना था, x प्लस 24 था। 4 साल बाद तो x प्लस 4, इसमें 4 जोड़ेंगे x प्लस 28 और ये इससे दोगुना हो गया तो ये देखिए तो 2x और इधर आ जाएगा ये x हो जाएगा बराबर 28 में से 4 दूना 8 चला जाएगा ना कि 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 20 आ गया। तो देख लीजिए क्या पूछा है आपसे, कह रहा है पिता की वर्तमान आयु, यही ना हो जाएगा 20 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, इससे भी आराम से आप बना सकते हैं। ये x प्लस 24, 4 साल बाद x प्लस 4, x प्लस 8, ये इसका दोगुना है तो 2 से गुणा करके बराबर किए, x का वैल्यू 20 आ गया। तो पिता का वर्तमान आयु पूछा था तो 20 प्लस 24 44, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। कह रहा है कि कितने समय में कोई धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज 6.25% की वार्षिक दर से। देखिए अब स्वयं की दोगुनी हो जा रही है, अगर एक प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही चीज़ ने बोला है कि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो देखिए यहाँ से ब्याज कितना मिल जा रहा है, 1 हो जा रहा है। ठीक, जब भी हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे ब्याज, और ब्याज बराबर मूलधन 1 है यहाँ से, तो मूलधन गुणे समय हमें नहीं पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25 और बट्टा 100 हो जाता है। ये तो पता है ना कि SI बराबर PRT बट्टा 100 हो जाता है। आप देखिए सिंपल, ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 100 आ जाएगा, 25 से 625, 25 चौके 100, यहाँ भी 25 चौके 100, यानी कि T = 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 वर्ष जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। बात क्लियर हुआ आपका? नहीं समझे तो फिर से एक बार देख लीजिए। स्वयं की दोगुनी मतलब प्रिंसिपल 1 तो ये अमाउंट 2 हो जा रहा है। यहाँ से SI कितना निकल गया, 1। तो SI बराबर PRT बट्टा प्रिंसिपल 1 है तो PRT और बट्टा 100 हो जा रहा है। यहाँ से हमने कैलकुलेशन कर लिया, रेट कितना आ जा रहा है, समय कितना आ जा रहा है, 16 वर्ष आ जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर देखिए, 64 नंबर का सी हो जाएगा 16, डी हो जाएगा 16 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q एक साथ किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि P अकेला 30 दिन में करता है, तो Q अकेला कितना दिन में करेगा। बहुत सिंपल है, देखिए P और Q 12 दिन में करते हैं और अकेला P जो है 30 दिन में 30 दिन में कर रहा है ना। सबसे पहले हम टोटल वर्क ले लेते हैं, 12 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ये टाइम हो गया, यहाँ से क्षमता निकाल लेते हैं, 12 × 25 = 60 और 30 दूना 60 हो जाएगा। भाग देकर निकाल लिए, तब देखिए Q का क्षमता कितना हो जाएगा। देखिए 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। 5 दोनों का क्षमता है और P का अकेले 2 है तो Q का 3 हो जाएगा। तो 60 काम को 3 के क्षमता से कितना दिन में करेगा, यानी कि 20 दिन में Q जो है अकेले इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत सिंपल तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 566 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि x² - y² बट्टा x - y। ठीक, इसका वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। देखिए बहुत सब लोग को पता होगा, a² - b², इसको क्या लिख सकते हैं, x + y × x - y, और बट्टा में है यहाँ से x - y। तो ये x - y कट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, x + y बच जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि m एक काम को 5 दिन में करता है। देखिए टाइम एंड वर्क का फिर आ गया, m 5 दिन में करता है और r उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक, M 5 दिनों में कर सकता है, R उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। टोटल वर्क ले लीजिए, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा। इसका इफिशिएंसी 4 हो जाएगा, टाइम है, ये क्षमता है, और इसका इफिशिएंसी 1 हो जाएगा। तो दोनों का मिलकर इफिशिएंसी 5 हो जा रहा है, अर्थात 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 5 चौके 20, 4 दिन में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत सिंपल तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर, ये इजी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आसान भी है, कुछ क्वेश्चन एवरेज में भी है। तो देखिए आसान क्वेश्चन ही आप उसका प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है कि विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। ठीक,
साइंस और आर्ट्स का दिया हुआ है, ठीक, साइंस और आर्ट्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3। यदि उनका कुल संख्या 1328 है तो कला के छात्रों, अच्छा कुल संख्या मतलब 5 3 8 हो गया, इस 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 1328 दिया हुआ है। 8 यूनिट का वैल्यू 1328 है तो कला के छात्रों का प्रतिशत यानी 3 यूनिट का पूछ रहा है, तो कटा दीजिए। तो देखिए 8 एकम 8, 5 13, 8 6 48, 49 50 51 52, फिर 8 6 48 हो जाएगा, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू 166 हो गया। तो कला का मतलब 3 यूनिट का वैल्यू, तो 3 से गुणा कर लीजिए, 6 18, 6 18 1 19 और 3 एकम 3 1 4, 498 जो हो जाएगा वो आर्ट्स में हो जाएंगे, यानी 498 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 8 यूनिट का वैल्यू 1328, तो 1 यूनिट का वैल्यू 166, तो आर्ट्स वाला यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 498। अगर साइंस का पूछता तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल देते, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्या कह रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि जेड ने 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,920 रुपये चुकाता है, तो उसने कितना रुपए उधार लिया था। इसका मतलब ना कि 4 वर्ष में 10% वार्षिक दर से ब्याज दे रहा है, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है 10%। 4 साल में कितना हो जाएगा, 10 चौके 40%, यानी यहाँ से 40% ये एसआई हो जाएगा। एसआई का रेट कितना हो जाएगा, 40%। और कोई अमाउंट दे रहा है ना, तो अमाउंट में हमेशा 100 जुड़ जाता है, 140%, क्योंकि प्रिंसिपल 100 होता है तो 100 में हम 40 जोड़ देंगे, 140 ये अमाउंट हो जाएगा। और इसी 140% का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है, कितना चुकाता है, तो 10,920 रुपया चुकाता है, यानी 140% का वैल्यू 10,920 रुपया। तो हमें क्या पूछा हुआ है, उधार ली गई राशि यानी कि प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है, तो यही पूछा हुआ है। देखिए ये 0 से 0 कटा देते हैं, इसको देखिए तो 14 7 98, 14 7 98, 99 100, 9 2 11 हो रहा है ना, यानी 14 8 112 हो जा रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 78 आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 78, 1% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू यानी 78 में 2 0 और चिपका लेंगे, यानी कि 7,800 रुपया उधार लिया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 चौके 40% ब्याज हो गया, तो यहाँ से 140% अमाउंट हो जाएगा। 140 का वैल्यू 10,920 दिया है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7800 रुपया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक, प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 570 देखिए क्या कह रहा है। 570 बोल रहा है कि एक निश्चित पुरस्कार राशि PQR में बांटा गया है, जो कि 3:5:7 के अनुपात में दी जाती है। तो R को P से 1,000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो Q का हिस्सा क्या होगा। देखिए R को P से कितना यहाँ अधिक मिल रहा है, 4 मिल रहा है अधिक, इसको 7 मिला है, इसको 3 मिला है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 1,000 है। तो जब 4 यूनिट का वैल्यू 1,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 250, तो हमें क्या पूछा है कि Q को कितना मिला, तो Q का यहाँ 5 है, 5 का यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुणे 250, यानी 25 5 125, 0 कर लेंगे, 1250 रुपया किसको मिला, Q को मिला, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। बात क्लियर, ये इसको 4 यूनिट अधिक मिला है, इस 4 का वैल्यू 1,000 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 250, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पति और पत्नी प्रति माह, देखिए पति और पत्नी, पति कितने कमा रहे हैं, प्रति माह कितने रुपए ये लोग कमा रहे हैं, ये 45,000 कमा रहे हैं, ठीक, और पत्नी कितनी कमा रही है, 35,000, ठीक, पत्नी कमा रही है 35,000, ठीक, दोनों लोग कमा रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि वे प्रति माह प्रत्येक के हिस्से में से 5,000 रुपये अनाथालय के लिए दान दे देते हैं। देखिए इसमें से ये भी 5,000 रुपये दान दे दिए हैं और ये भी 5,000 रुपये दान दे दिए हैं, तो कितना बचा है इसमें, इनका 40,000 रुपये बचा और इनका कितना बच गया, यहाँ से 30,000 रुपये बच गया, ठीक, यानी ये लोग 5,000 दोनों लोग अपना में से दान दे दिए। अब कह रहा है कि दान दे देते हैं, यदि हम दान निकाल देते हैं तो पति की आय उनकी संयुक्त आय का कितना प्रतिशत है, ये पूछा हुआ है। जो ये पति का आय बच रहा है ना, ये 40,000,
ये 40,000 जो है संयुक्त आय मतलब दोनों का आय कितना हो जा रहा है 70,000। तो इस 70,000 का कितना प्रतिशत है यही पूछा है। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। ये बात क्लियर हुआ। दान निकालने के बाद ये 40,000 पति का आय है, तो बोला है कि पति का आय इनकी संयुक्त आय से कितना परसेंट है। तो संयुक्त आय 70,000 हो गया, इसका कितना परसेंट है तो निकाल दीजिए। देखिए 4 जीरो से यहाँ 4 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 400/70 हो जा रहा है। भाग दे दीजिए, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35 हो जा रहा है ना, 7 पच्चे 35, 5 40 हो जा रहा है। फिर 7 पच्चे 35, 5 40, 7 सत्ते 49 हो जा रहा है ना, 5 40 हो जा रहा है, 7 सत्ते 49, 1 50 हुआ ना, तो 7 एकम 7, 3 10 हो गया, 7 चौक 28, यानी लगभग 57.14% आ जा रहा है। 57.14%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और यही हम लोग का सी में दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ हमें ये दान को हटा देना था। दान हटाकर ये 40,000 पति का हो रहा है, दोनों का संयुक्त रूप से 70,000, परसेंटेज कर दिए 57.14, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 72 नंबर बोला है कि एक नर्सिंग होम 27 नर्सों में से एक इस्तीफा दे दिया। ठीक, देखिए 27 थे जिसमें से एक इस्तीफा दे दिया, तो अभी कितने बच गए हैं 26 बच गए। ठीक, अब कह रहा है दे दिया यदि रोगी के अनुपात में नर्स 1:6 के अनुपात में है। अब जो रेशियो दिया है ना 1:6, ये नर्स का दिया हुआ है और ये रोगी का दिया हुआ है। ठीक, ये रेशियो दिया हुआ है कि 1:6 के अनुपात में है, तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। ये पूछ रहा है कि कितने मरीज भर्ती हो सकते हैं। तो देखिए इस एक यूनिट का वैल्यू नर्स का 26 है ना, एक रिटायर हो गया चले गए हैं, तब कितना बचा हुआ 26। तो इस एक यूनिट का वैल्यू अगर 26 है तो रोगी के बारे में पूछा हुआ है, रोगी का कितना है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, गुणा कर लीजिए, 36 6 3 6 दूना 12 3 15, यानी कि 156 रोगी जो है अधिकतम भर्ती कराए जा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक जाने के बाद 26 बच गए हैं, एक यूनिट का वैल्यू 26, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 156। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब परिधि मतलब क्या होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का वैल्यू 18 पाई दिया है। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 9 18, यानी रेडियस कितना आ गया इसका 9 आ गया। तब एरिया क्या होता है आप बताइए। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी 9 गुणे 9 कर लेंगे। ये पाई का मान क्या होता है 22/7। अब पाई में ही रहने दिया होगा तो पाई में ही रहने देंगे, पाई में ही रहने दिया है, तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बात को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। 2 पाई आर यानी परिधि 81 पाई, तो यहाँ से रेडियस 9 निकल जा रहा है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 9 9 81 पाई हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अगला 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 74 बोला है कि एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2,250 रुपये में बेची जाती है। अच्छा 12.5% लाभ मतलब ये सिर्फ 12.5% लाभ आया है, तो जब एसपी की बात करेंगे ना, विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो 112.5% हो जाएगा। ये लाभ है केवल, और विक्रय मूल्य होगा तो 100 इसमें जुड़ जाएगा, अर्थात 112.5% का वैल्यू। इधर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है देखिए, तो यहाँ से विक्रय मूल्य कह रहा है हम लोग का कि 2,250 रुपये है। ठीक, 112.5% का वैल्यू 2,250 रुपये है, तो लाभ की राशि कितनी है, यानी कि केवल हमें 12.5% का दाम पूछ रहा है, यानी कि 12.5% का वैल्यू कितना होगा यही हमें पूछा हुआ है। बात क्लियर हुआ। विक्रय मूल्य तो इधर विक्रय मूल्य कर लिए, अब लाभ पूछ रहा है केवल लाभ की राशि, तो लाभ की राशि कितनी है 12.5%, तो कर लीजिए। देखिए ये 2,250 बट्टा में ये कितना हो जाएगा 112, और गुणे कितना हो जाएगा 12.5 कर लेंगे। ठीक, पॉइंट कैंसिल। अब देखिए यहाँ से अगर कटाइएगा आप तो 125 से ये कितना वर्थ में कट जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। 25 5 5 25, 5 2 10 2 12, और ये कितना हो जाएगा 2 मर्थ में कट जाएगा क्या, चलिए 25 ही से कटा लेते हैं। ये 25 चौके 100, 25 5 125, और यहाँ हो जा रहा है 25 5 125, 5 9 45, 9 मर्थ में कट जा रहा है। अब 9 से इसको कटा लीजिए तो
9 दूना 18, 4 22, 9 पचे 45, यानी लाभ की राशि 250 रुपये हो जाएगा, 250 रुपये, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल 12.5% का वैल्यू 2250 रुपया, तो 12% का वैल्यू निकाल लिए, कितना आ जा रहा है 250 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 75 बोला है कि 2 दर्जन किताबों को 16 नोटबुकों को छात्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि वितरण के बाद एक भी न बचे, और किताबों और नोटबुक, देखिए किताब है 2 दर्जन का मतलब कितना हुआ, 24 बुक है, ये बुक है। उसके बाद कह रहा है कि 16 नोटबुक है, ठीक, नोटबुक कितना है 16 है। 2 दर्जन बुक का मतलब क्या हुआ, 12 दूना 24, ठीक। यहाँ से 24 नोटबुक है, बुक है, और 16 नोटबुक है। तो कह रहा है कि इसको हमें स्टूडेंट्स में बांटना है और एक भी बचना नहीं चाहिए। और किताबों को नोटबुकों के अधिकतम कितने सेट बनाए जा सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि अधिकतम कितने सेट बनाए जा सकते हैं, इसका मतलब एचसीएफ निकाल लेना है। तो एचसीएफ निकालिए, 16 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 8। 8 ऐसा अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे दोनों कट रहा है, 8 तरीके 24 और 8 दूना 16, अर्थात यहाँ 8 सेट बनाना होगा। यही जो सेट की संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। जहां अधिकतम से अधिकतम यानी एचसीएफ निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्या कह रहा है। 76 बोला है कि 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए अगर जो है 10% का याद होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% आपको बताए थे। तो अब सिंपल हो जाएगा, यहाँ से सीआई डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। 10,000 का 33.1%, परसेंट मतलब 100, 1 पॉइंट हटाए 1 जीरो, 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कैंसिल, यानी 3,310 रुपया डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक। 3,310 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना फायदा होता है कि ये परसेंटेज वैल्यू याद है। जिनको नहीं याद है उनको बता देते हैं। देखिए इधर 10%, 10%, फिर 10 का 10% 1 लग जाएगा, ठीक, 1 हो जाएगा। ये 2 साल का हुआ, 2 साल का कितना हो जाएगा 10 + 10 11% हो जाएगा, ठीक, 21% हो जाएगा। अब तीसरे साल की बात करेंगे तो ये 10 तो लगेगा ही लगेगा, और फिर 21 का 10% यानी 2.1 हो गया। सबको जोड़ लीजिए, तो 21 10 31 और 2 33.1% हो जाता है। यही चीज़ आपको बता रहे थे कि डायरेक्ट अगर याद है 3 साल का 33.1 होता है, तो डायरेक्ट आप 10,000 का 33.1 निकाल लिए, 3,310 रुपये आ जाएगा। बात क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू ध्यान में रखना होगा, अगर याद है तो तुरंत निकाल लीजिएगा, नहीं याद है तो ऐसे निकाल भी सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से 3,310 रुपये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 77 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। कह रहा है कि 15% छूट देने के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपये में खरीदा जाता है, ठीक। तो प्रत्येक पेन का क्रयमूल्य क्या होगा। देखिए छूट देने के बाद, इसका छूट देने के बाद 340 रुपये में बेच रहा है, तो इसका हम क्रयमूल्य निकाल लेते हैं। क्रयमूल्य बराबर क्या होगा, 340 में हमें 15% छूट मिल रहा है, इसका मतलब 100/15 छूट का मतलब कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक। ये क्रयमूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब 17 से कटा दीजिए, तो 17 × 5 = 85, 17 दूना 34, यानी 5 चौके 20 हो जाए, 1 मिनट, 5 चौके 20, यानी 400 रुपये क्रयमूल्य हो गया। ये चीज़ क्लियर हुआ। ये फिक्स प्राइस था, 15% छूट मिल रहा था, यानी कि 100/15 हो जाएगा, ये क्रयमूल्य निकल गया। क्रयमूल्य 400 रुपया हो गया। तो क्या पूछा है हमें, कह रहा है प्रत्येक पेन का, प्रत्येक पैकेट होना चाहिए यहाँ पे, प्रत्येक पेन का, अच्छा पेन ही है, प्रत्येक पेन का क्रयमूल्य क्या होगा। तो 2 पेन है तो इसे 2 से भाग दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा 200 रुपये। प्रत्येक पेन पूछा है इसीलिए 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 200 रुपये हो जाएगा। क्लियर, अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार समझ लीजिए। ये फिक्स प्राइस था 340 रुपये, ठीक। यहाँ हमें क्या कह रहा है कि 340 रुपये में खरीदा जाता है, ठीक, 340 रुपये में खरीदा जाता है, और हमें छूट मिल रहा है 15%। तो यहाँ से क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य 340 का 100%, 100/85 हो जाएगा, क्योंकि 15 में छूट मिला था। तो 400 रुपया क्रयमूल्य निकल गया। और इसमें कितना पेन मिल रहा है, 2 पेन, तो 2 पेन मिल रहा है, यानी 2 से भाग दे दिए, तो 200 रुपया हो जाएगा प्रत्येक पेन का क्रयमूल्य। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 78 नंबर। 78 कह रहा है यहाँ से
कि ए स्क्वायर 78 का वैल्यू दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 80 है, और इधर दिया हुआ है कि a माइनस बी बराबर 4 है। ठीक, तो कह रहा है ना कि ए बी बराबर निकालना है। बहुत सिंपल है, देखिए इसको अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला आपको पता ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया 80, तो ये 80 और ये इधर घटा देते हैं -16 और बराबर इधर से 2ab कर लेते हैं, इसको उधर लेके चले गए। ठीक, 2ab हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 80 में से 16 गया जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 80 में से 16 चला जाएगा 64 हो जाएगा, 64 इक्वल टू 2ab हो जाएगा। तो ये कटा दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 32 आंसर हो जाएगा आपका। ab का वैल्यू कितना आ जाएगा 32, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 80, a माइनस बी 4 दिया था, स्क्वायरिंग वो साइड कर लिए, यहाँ 80 रख लिए और कैलकुलेट कर लिए, कितना आ जा रहा है हम लोग का ए बी का वैल्यू 32 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए 579 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 579 बोला हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है 5 cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 6 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, इसी का मान पूछ रहे हैं। देखिए इसका मान आपको याद होना चाहिए, मान याद रहेगा तो बहुत इजीली बना दीजिएगा। cos 0 साइन 0 0 होता है ना, cos 0 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही करेंगे, यानी 5 गुणे 1 किए 5 आ गया। ठीक, माइनस 4 गुणे साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करिएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे कॉसेक 45, साइन 45 का 1/√2 होता है ना, तो कॉसेक 45 का √2 हो जाएगा, तो √2 का होल स्क्वायर 2 ही हो जाएगा। अब कर लीजिए कैलकुलेशन, देखिए 4 से 4 कैंसिल, यानी 1 हो गया, यानी कितना हो जा रहा है 6 दूना 12 5 17 माइनस 1, यानी कि 16 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, सिर्फ मान रख देना है। इसका मान 1 होता है तो ये 5 ही हो जाएगा, इसका मान 1/2 होता है, यानी 1/4 से गुणा किए 1 हो गया, और ये 6 गुणे इसका √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, यानी 6 दूना 12, 12 5 17 में से 1 जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 80 नंबर। 80 नंबर बहुत आसान है, 80 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बोला है 69, 96 और 138, इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। अब HCF आपको निकालने के लिए क्या बताए थे कि किसी दो को अंतर ले लेंगे। इसके अंतर को अगर लेते हैं तो 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बच गया कितना 8 में से 27 आ रहा है, तो ये 27 HCF हो जाता अगर उससे सब कटता, तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब 27 का फैक्टर ही होगा। तो देखिए तो 3 गुणे 9 कर लेते हैं 27, तब 9 से कट रहा है क्या? 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 9 भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात क्लियर? एक तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, वो थोड़ा लंबा जाता है, ये प्रोसेस आपको बहुत आसान है। किसी दो का अंतर ले लिया तो अब 27 से बड़ा HCF नहीं हो सकता है, 27 भी हो जाता उससे सब संख्या कटती, तब तो नहीं कट रही है, तो इसका फैक्टर कर लिए 3 गुणे 9, और पहले 9 से चेक करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 9 से भी नहीं कट रहा है तो 9 नहीं होगा, अर्थात 3 से सब कट जा रहा है। देखिए 3 से ए भी कट जा रहा है, ए भी कट जा रहा है, ए भी कट जा रहा है, तो इसीलिए 3 जाकर हम लोग का HCF हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से 30 क्वेश्चन अपना कंप्लीट किए, ठीक 580 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं, ठीक। तो बस इतना रहने देते हैं, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो कि कल होगा, अब 581 से देखेंगे, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और घर पर बैठकर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक। तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, और प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक।